जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है मगध महाजनपद का उत्कर्ष। पिछली क्लास में हम लोगों ने 16 महाजनपद पे क्लास कंप्लीट कर लिया था। तो 16 महाजनपद के विस्तार देख लिए थे, किस क्षेत्र में है और 16 महाजनपदों में किसकी कौन सी राजधानी थी और किसकी कौन सी खास विशेषताएं थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के संदर्भ में जो 16 महाजनपद थे उन पे हम लोगों ने क्लास कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध महाजनपद का उत्कर्ष। उन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद भी शामिल था। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि 16 महाजनपदों में से ये मगध महाजनपद ही क्यों इतना आगे निकल गया, इसके इतिहास में इतना महत्व क्यों बढ़ गया, क्या रीजन थे, क्या कारण थे और मगध पे किसने कौन कौन से राजवंश ने कब तक शासन किया। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन राजवंशों के प्रमुख प्रमुख राजा देखेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मगध महाजनपद का उत्कर्ष। मगध महाजनपद के उत्कर्ष में हम लोग पहले कारण देखेंगे कि 16 महाजनपद थे। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदों की हम लोगों ने चर्चा किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आगे जो महाजनपद था वो काशी महाजनपद था। तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी महाजनपद ही सबसे आगे था और सबसे ज्यादा डेवलप था, तो आगे आने वाले काल में मगध ही क्यों आगे निकल गया, क्या कारण थे। काशी जब आगे था, सबसे जो विकसित महाजनपद माना जाता था वो काशी माना जाता था, लेकिन आने वाले कालों में मगध आगे क्यों निकल गया। तो आज की क्लास में हम लोग इसके रीजन देखेंगे कि मगध के क्या क्या कारण थे जिस कारण मगध आगे निकल गया। तो कारण में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक कारण देखेंगे, भौगोलिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे और सामाजिक धार्मिक कारण देखेंगे। इन सबका योगदान था, इसलिए मगध और इनके जो योगदान था वो पॉजिटिव योगदान था। इस कारण मगध महाजनपद ही 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकल गया। तो एक एक कारण उठाएंगे, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण मगध ही आगे क्यों निकल गया। तो कारण की बात करें, पहला कारण हमारा है राजनीतिक कारण, दूसरा है हमारा भौगोलिक कारण, तीसरा देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे जिसके कारण मगध आगे निकल गया, पांचवा छठा देखेंगे कि सामाजिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे जिनके कारण मगध महाजनपद आगे निकल गया। अगर हम बात करें पहले कारण में, राजनीतिक कारण में, कि राजनीतिक क्या कारण थे जो मगध आगे निकल गया। तो राजनीतिक कारणों में हम लोग प्रमुख प्रमुख कारण देखेंगे। तो अगर हम बात करें पहले कारण की, तो पहला कारण है हमारा ये है योग्य महत्वाकांक्षी राजा। जो पहला कारण है राजनीति का वो है योग्य एवं महत्वाकांक्षी राजा। अगर राजाओं की बात करें तो मगध में जो राजवंश ने शासन किया उसमें एक के बाद एक ज्यादातर देखने में आया कि महत्वाकांक्षी राजा थे। अगर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश में ले ले बिंबिसार महत्वपूर्ण राजा था, दूसरा अजातशत्रु था और तीसरा बात करें नंद वंश में तो महापद्म नंद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आगे के कालों में मौर्य में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसे महत्वाकांक्षी राजा हुए जिसके कारण मगध राजनीति की दृष्टि से काफी मजबूत रहा कि कंटिन्यू मगध की धरती को अच्छे योग्य राजा मिलते रहे। तो इसलिए इसका विकास होता रहा, विस्तार होता रहा। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरे कारण में हो जाएगा कुशल कूटनीति राजा थे। कुशल नीति कूट राजा में बात करें तो जैसे कि हम बात करें जो भी राजा थे, अगर हम बात करें कि बिंबिसार की, तो बिंबिसार राजा के साथ साथ वो राजनीति में कूटनीति का भी प्रयोग करता था। तो अच्छे अपने सलाहकार रखता था। उसके बाद अगर हम वज्र संघ की बात करें तो वज्र संघ जो विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र माना जाता है वो 8 राज्यों का संघ था, लेकिन अजातशत्रु ने वज्रकार की सहायता से उसमें कूटनीति का प्रयोग किया था कि फूट डालो, जिसके कारण वही एक रीजन है जो वज्र संघ को कमजोर किया जा सकता है। तो अजातशत्रु ने इस कूटनीति का प्रयोग किया कि वज्र संघ में फूट डालो। और हर्यक वंश में ही अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने ये अपनाया था कि 3 नीतियां कूटनीति के तहत अपनाई थी। पहली विवाह की नीति अपनाई थी, दूसरी मित्र की नीति अपनाई थी और
तीसरी उन्होंने विजय की नीति अपनाई थी। तो ये सब कूटनीति का भी प्रयोग राजनीति में राजा करते थे, इसलिए राजनीतिक कारणों में मगध मजबूत बना। तीसरा कारण है कि मगध के पास कुशल सैन्य बल था। हाँ बिल्कुल था कुशल सैन्य बल। अगर महापद्म नंद की ही बात करें तो महापद्म नंद की सेना इतनी बड़ी थी, इतनी संख्या में थी कि इसकी सेना को देख के फर्स्ट टाइम जो सिकंदर महान था विश्व विजेता, उसकी भी सेना इससे डर गई थी और झेलम नदी को पार करने से मना कर दी थी। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट टाइम जो घनानंद के समय पे आक्रमण किया था तो उसकी सेना के कारण ही मनोबल उनका टूट गया था। और हालांकि सेकंड टाइम में उन्होंने पूरा नंदवंश को समाप्त कर दिया था, लेकिन जो सैन्य बल था वो काफी था। वो सैन्य बल जो था वो 4 प्रकार का चतुरंगी पाया जाता था। तो मगध के राजाओं की जो सेना थी वो चतुरंगी सेना थी। कितनी थी? चतुरंगी सेना थी। सेना में गज सेना पाई जाती थी, रथ सेना पाई जाती थी, अश्व सेना पाई जाती थी और रथ दौड़ाली पाई जाती थी। ये 4 प्रकार की सेना पाई जाती थी। पहली गज सेना, दूसरी अश्व सेना, तीसरी रथ सेना और चौथी पैदल सेना। ये सेनाएं पाई जाती थी। तो मगध के जो राजा थे उनकी सेना कैसी थी? तो चतुरंगी सेना थी, चतुरंगी सेना थी। ये हो गए इसके राजनीतिक कारण। अन्य भी कारण है लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य मुख्य कारण देखेंगे। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है हमारा भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में बात करें क्या है तो भौगोलिक कारण में ये है कि मगध जिस हिसाब से प्रकृति ने डिजाइन किया था तो बड़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया था। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो राजधानी भी इसकी 2 राजधानियां होती हैं। पहली राजधानी जो राजगृह है वो पहाड़ियों से घिरी है और जो दूसरी है वो पाटलिपुत्र, वो नदियों से घिरी है। तो प्रकृति का भी महत्व था। अगर हम बात करें कि मगध महाजनपद में इसकी मगध किन किन पहाड़ी और नदियों से घिरा था, पूरी मगध की ही बात करें कि लोकेशन की बात करें कि मगध प्रकृति रूप से कैसे घिरा था, तो मगध उत्तर में गंगा नदी से घिरा था और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से घिरा था। अगर पूरब में बात करें तो पूरब में जो घिरा था ये चंपा नदी से घिरा था और पश्चिम में जो घिरा था ये सोन नदी से घिरा था और बीच में मगध था। ये मगध की भौगोलिक स्थिति थी। तो मगध देख रहे हैं कि इधर नदी से घिरा है, इधर नदी से घिरा है, इधर चंपा नदी से घिरा है, इधर विंध्याचल की पहाड़ियां पाई जाती उससे घिरा है। तो ये प्रकृति रूप से सुरक्षित है। अगर किसी को आक्रमण करना है तो उसके लिए काफी समय व्यर्थ होगा, काफी सेना होगी। ऐसे ही देखा जाए अगर मगध की विजय करना है तो मगध की विजय के लिए काफी सेना होनी चाहिए, काफी खर्चीली सेना हो जाएगी क्योंकि इतनी सब चीजें नदियां और इधर से पर्वत को पार करके तभी आक्रमण किया जा सकता है। तो पहला हो गया कि ये मगध खुद एक सुरक्षित जगह था। दूसरी बात है इसकी भौगोलिक स्थिति में कि दूसरा रीजन है कि जो मगध की राजधानी, पहली राजधानी थी राजगृह, ये भी एक नेचुरल प्रकृति की दृष्टि से सुरक्षित थी। क्यों सुरक्षित थी? तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह, ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। वो कौन कौन सी पहाड़ी है कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अगर पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी है विपुलगिरी, विपुलगिरी नंबर 1, नंबर 2 रत्नागिरी, नंबर 3 उदयगिरी, नंबर 4 सोनगिरी, नंबर 5 व्यवहार गिरी। ये 5 पहाड़ियां थी जो मगध की राजधानी राजगृह थी। ये प्रकृति रूप से सुरक्षित थी क्योंकि ये पहाड़ियों से अगर घिरी है तो पहाड़ियों पे राजधानी खुद ही स्थित है।
तो अगर कोई विपक्षी सेना आपकी राजधानी में आक्रमण करने के उद्देश्य से चल रही है, तो अगर आपकी राजधानी ऊंची है, पहाड़ियों से घिरी है, तो आप पहले देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो अपनी सेना तैयार कर सकते हैं पहले से ही। ऐसा नहीं कि अचानक में कोई सेना आ जाएगी विपक्षी राजा की और आक्रमण कर लेगी और हमें जीत लेगी। तो इस सब चीजों से मुक्त थी, क्योंकि राजधानी सबसे ऊंची थी, ऊपर से नदी पहाड़ियों को पार करना बहुत कठिन काम होता है, समय लगता है। तो कौन कौन सी पहाड़ियां थी? पहली थी ये विपुलगिरी थी, दूसरी रत्नागिरी थी, तीसरी उदयगिरी थी, चौथी सोनगिरी थी, पांचवी वैभवगिरी थी। इन पहाड़ियों से ये राजधानी राजगृह घिरी हुई थी। अगर हम तीसरे रीजन की बात करें, तो तीसरा रीजन है कि जो मगध की दूसरी राजधानी थी, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आने वाले समय पे अजातशत्रु ने पहचाना था और उसके बेटा उदय ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो दूसरी राजधानी जो थी ये 4 नदियों से घिरी थी। पहली राजधानी हम लोगों ने देख लिया, पाटलिपुत्र किन किन नदियों से घिरी थी? तो पाटलिपुत्र जो घिरी थी गंगा नदी से घिरी थी, गंगा नदी से घिरी थी। दूसरी सोन नदी से घिरी थी। तीसरी गंडक से घिरी थी। चौथी पुनपुन से घिरी थी। ये 4 नदियां थी जिससे पाटलिपुत्र घिरी थी। उत्तर में गंगा से घिरी थी और दक्षिण में जो घिरी थी वो सोन नदी से घिरी थी। उत्तर में बात करें तो ये जो उत्तर पूर्व वाला एरिया हो जाता है, उससे गंगा नदी पाटलिपुत्र से घिरी थी। तो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो 4 नदियों से सुरक्षित थी। पहली गंगा से, दूसरी सोन से, फिर गंडक से और पुनपुन से। इन नदियों से जो पाटलिपुत्र जो है ना वो 4 नदियों से घिरी थी और राजगृह जो है ना ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो ये मगध की जो पहली राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। दूसरी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, जो 4 नदियों से घिरी थी। तो ये हो गए भौगोलिक योगदान जिसके कारण मगध आगे निकला। जैसे कि ये राजधानी जब सुरक्षित थी ना, तो राजा को बहुत बड़ा एक फंड बच जाता था। फंड कैसे बच जाता था कि अगर सेना पे कम खर्चा करना पड़ता था, अगर नहीं तो हर टाइम के लिए राजधानी सुरक्षा के लिए उसको सैन्य बल रखना पड़ता, उसका अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ता, तो इन सब से मुक्त था। तो वो पैसा बचेगा, कहीं ना कहीं आगे काम आएगा विकास में। तो ये हो गया भौगोलिक कारण। अब हम देख लेते हैं आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण थे जिसके कारण मगध आगे निकल गया विकास की रफ्तार में? तो पहला कारण अगर बात करें तो पहला कारण है कि ये मध्य गंगा घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। मध्य गंगा घाटी में विस्तार होने का क्या मतलब है कि जो मध्य गंगा घाटी है ये गंगा, यमुना और प्लस जो नदियां हैं सोन, गंडक, पुनपुन, अन्य जो इसकी सहायक नदियां थी उनसे घिरा हुआ था। जब नदियों से घिरा प्रदेश होगा तो वहां पे जो मिट्टी होगी ना काफी उपजाऊ और उर्वरली मिट्टी होगी। तो जब उपजाऊ मिट्टी होगी तो जाहिर सी बात है कृषि कार्य अच्छा होगा, वहां पे फसल उत्पादन का अच्छा काम होगा, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होगा। तो बस यही सरप्लस था कि यहाँ पे जो उत्पादन होता था वो होता था ज्यादा होता था, आवश्यकता से अधिक होता था। जब आवश्यकता से अधिक होता है तो हम जाहिर सी बात है उसको व्यापार में उसको बेचेंगे तो हमको आर्थिक रूप से कुछ लाभ होगा। तो ये योगदान रहा। ऊपर से सुरक्षा का भी रहता है, तो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रही और उर्वरा मिट्टी थी, इस कारण मगध आगे निकला। दूसरा कारण है कि यहाँ पे जब मिट्टी और पानी हर चीज अवेलेबल है, अच्छी अवेलेबल है, तो यहाँ पे धान की रोपाई चालू हो गई। पहले धान की बुआई होती थी, तो बुआई में धान कम उत्पादित होता था चावल, और रोपाई में क्या होता है, रोपाई में ज्यादा फसल उगती है। धान की रोपाई जो बुआई होती है वो निचले तरीके से फेंक के किया जाता है, लेकिन जो रोपाई होती है तो उसका बीज पौधा तैयार किया जाता है, फिर जाकर उसको दूसरे स्थान पे लगाया जाता है। उससे क्या बेनिफिट रहता है कि उत्पादन कार्य में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे धान की रोपाई प्रारंभ हो गई और जो फसलें हैं वो बहुकिस्में फसलें हो रही हैं, कोई एक सिंगल नहीं। जैसे कि अगर चावल की बात कर ले तो चावल कई प्रकार के पाए जा रहे हैं, गेहूं की बात करें तो गेहूं कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो धान रोपाई के साथ साथ बहुकिस्में फसलें भी उगाई जाने लगी। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में मगध के पास लोहा हो गया था। अगर बात करें तो ये छोटा नागपुर वाला पठार है यूपी के निचला भाग,
और एमपी का एरिया झारखंड के आस। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे लोहे की खानें पाई जाती थी, तांबा भी काफी मात्रा में अवेलेबल था। तो धातु का जो सरप्लस था वो भी मगध के पक्ष में था। लोहे तांबे की खानें पाई जाती थी छोटा नागपुर वाले पठार में। तो इनसे क्या हुआ कि अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र और हथियार बनाए जा सके और कृषि की गहरी जुताई संभव हो सकी। जब जुताई अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फसल अच्छी होगी। और जब उपकरण हर प्रकार के आवश्यकता अनुसार बन गए तो जैसे लोहे की ही सहायता से जंगलों को जलाया गया, खेत का विस्तार किया गया, खेतों की गहरी जुताई हुई। तो ये सब कारण रहे लोहे और तांबे की उपलब्धता के कारण कि मगध आगे बढ़ पाया। इसके अलावा मगध के पास बड़े बड़े हाथी थे और अच्छे हाथी थे। और हाथी जो पाए जाते थे वो उड़ीसा के जंगलों से पाए जाते थे। उड़ीसा के जंगलों में अच्छी किस्म के हाथी पाए जाते थे। इसके बाद जंगल थे तो अच्छी लकड़ी पाई जाती थी। तो ये सब आर्थिक कारण है। इसके बाद बात करें हम, कृषि पंचांग पाया जाता है। मतलब मगध के लोग इतना कृषि में विलीन हो गए थे कि यहाँ पे कृषि पे इतना ध्यान दिया गया है कि कृषि कैलेंडर पाया गया है। तो कृषि कैलेंडर के अंतर्गत कब कौन सी फसल बोना है, कब कौन सी फसल काटना है और कौन सी उनकी नीतियां होंगी। तो यहाँ पे कृषि पंचांग भी पाया गया है, कृषि कैलेंडर पाया गया है। इसके बाद सिंचाई व्यवस्था नदी के कारण अच्छी थी। और इसके बाद कर व्यवस्था आ जाती है। के साथ ही यहाँ पे कर व्यवस्था आ जाती है। कर व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड में देखे थे हम लोग, जो बलि कर था वो स्वैच्छिक कर था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते जो बलि कर था वो नियमित कर हो गया था और अनिवार्य कर हो गया था और 1/6 देना होता था। लेकिन उतना व्यवस्थित तरीके से नहीं था जितना इस काल में हो गया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल में मगध के इतिहास में जब शासन कर रहे थे राजा, तब यहाँ पे एक नियमित कर व्यवस्था आ गई थी कि एकदम फिक्स ही था कि राजा को इतना रेवेन्यू, इतना कर राजस्व देना है। तो जाहिर सी बात है जब राजा के पास पैसा आएगा, राजस्व आएगा तो अच्छा वो शासन प्रशासन कर सकेगा, अपने राज्य का विस्तार कर सकेगा। तो यहाँ पे नियमित कर प्रणाली आ गई थी। अन्य कारण है हमारा सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। इस कारण भी मगध आगे निकला। अगर हम बात करें कि सामाजिक और धार्मिक कारणों में, तो जो आर्य थे वो मगध की धरती तक नहीं पहुंचे थे। जो वैदिकरण के अंतर्गत ब्राह्मणवाद था वो मगध के आसपास तक नहीं पहुंचा था। जैसे हम लोगों ने गौतम राहुगढ़ कथा की बात किए थे, तो गौतम राहुगढ़ के मुख से जो अग्नि ज्वाला निकली थी वो गंडक नदी तक ही गई थी। गंडक नदी के बाद वो जो ज्वाला थी वो बुझ गई थी। तो जो आर्यीकरण था वो मगध की धरती तक अभी तक नहीं पहुंचा था। तो आर्यीकरण में कर्मकांड ये सब चीजें ज्यादा थी, खर्चीली ज्यादा थी। तो इस कारण मगध आगे निकला, क्योंकि जब अनावश्यक खर्चे नहीं है तो वो पैसा बचेगा, विकास में ही लगेगा। तो तो मगध का यहाँ तक अभी आर्यीकरण नहीं हुआ था। ये ब्राह्मणवाद से मुक्त था, क्योंकि ब्राह्मणवाद से मुक्त जैसे जब वैदिक धर्म मगध तक पहुंचा ही नहीं था, गंडक नदी तक ही पहुंचा था, तो उधर का जैसे कि ये हो गया, ये वैदिक सभ्यता का विस्तार हो रहा है और ये है गंडक नदी और इधर पड़ता है, जो पड़ता है वो मगध पड़ता है। तो वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है यहीं तक है। तो इसके जो धर्म के रूल रेगुलेशन होंगे वो इधर अभी नहीं लगेंगे। और वैदिक सभ्यता में ये था ना कि बहुत खर्चीला था, वहां पे कर्मकांड और यज्ञ पूजा पाठ करना ये सब अनिवार्य हो गया था और ये काफी व्यापक रूप में पैसे का यूज होता था, उसमें दान देना पड़ता था, पशुओं की बलि देनी पड़ती थी। पुरोहित इच्छा रखते थे कि हमें बड़ा बड़ा आर्थिक रूप से पैसे, गाय और लड़कियों का उपभोग करने के लिए हमें दान दिया जाए, ऐसी इच्छा रखते थे। तो जब इधर ये सब खर्चे थे, अनंबर थे, लेकिन इधर जो मगध वाली धरती थी यहाँ पे अभी ये आर्यीकरण ब्राह्मणवाद नहीं फैला था। वो लोग नेचुरल तरीके से प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते थे। इस वजह से जब वो पैसा बचेगा तो विकास में ही तो लगेगा। तो यहाँ पे ये कारण था कि यहाँ पे आर्यीकरण नहीं हुआ था, ब्राह्मणवाद और कर्मवाद से मगध की धरती मुक्त थी। ये हो गया रीजन। दूसरे रीजन की बात करें कि मगध के जो लोग थे वो अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक लगाव रखते थे, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो लोग थे ना वो स्थायित्व के जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो अगर नेचुरल रूप से जो
मगध के जो लोग थे वो ना वो अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक लगाव रखते थे, कि मतलब जहाँ भी वो रहते थे उससे काफी प्यार करते थे कि ये हमारा राज्य विस्तार है, हम इसमें किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप न करेंगे और ना किसी बाहर वाले को करने देंगे। तो मगध के लोगों का मातृभूमि के प्रति अधिक लगाव था, ये रीजन था। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म चार चांद लगा दिए मगध के उत्कर्ष में। क्यों लगा दिए कि मगध में जो बात करें कि अगर यहाँ पे आर्यीकरण हुआ नहीं था, थोड़े बहुत प्रभाव आ गए थे, तो ब्राह्मणवाद में क्या था कि वहाँ पे जाति को वर्णों को महत्व दिया जाता था। वहाँ के जो कर्म थे वहाँ पे कर्म नहीं था, आप निश्चित हो जाता था आपके पास चाहे जितनी योग्यता है, लेकिन आप शूद्र कुल में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण के काम नहीं कर सकते। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, यहाँ पे कर्म को महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे हर एक वर्ग को बराबर सम्मान दिया जाता था, बराबर निगाहों से देखा जाता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। और उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म था वो काफी खर्चीला भी था, लेकिन इसके विपरीत जो जैन धर्म बौद्ध धर्म था ना तो वो खर्चीला था ज्यादा, और ना ही इसमें किसी प्रकार का आडंबर था, ना तो इसमें छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे जो महत्व दिया जाता था वो कर्मों पे दिया जाता था। हालांकि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इतना नहीं था, लेकिन लास्ट काल में हम लोग देखे थे 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन इसमें जटिलता आती गई धीरे धीरे। उत्तर वैदिक काल में तो बहुत ही जटिलता आ गई कि शूद्र को तो एकदम थर्ड क्वालिटी से भी नीचे गिना जाने लगा। लेकिन वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मगध महाजनपद के आसपास जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है, इसमें ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इनके कुछ रूल थे, उनको फॉलो करो और किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, ना तो खर्चीला था। इसलिए मगध के जो लोग थे उनका झुकाव जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा हो गए, और यहाँ पे जो शिक्षाएं दी जाती थी वो नैतिक शिक्षाएं दी जाती थी। तो ये कारण रहा सामाजिक और धार्मिक का, जिसके कारण जो है ना मगध आगे निकल गया। यहाँ पे आडंबरों पे ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे जब शांतिपूर्ण नैतिक बातें की जाएंगी तो आदमी का माइंड और दिल दिमाग शांत रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो जब फ्री रहेगा अच्छा ही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हर एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगेगा तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये सब रीजन रहे इसके मगध के उत्कर्ष में, जिससे मगध 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकल पाया। ये रीजन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मगध पे, जो ये मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद पे कितने राजवंशों ने शासन किया। तो मगध महाजनपद पे जो शासन किए वो राजवंश थे, पहला राजवंश जो था वो था हर्यंक वंश, पहला राजवंश था बृहदत्त वंश, दूसरा है हर्यंक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश, चौथा है नंद वंश, पांचवा है मौर्य वंश। मगध की धरती पे कंटिन्यू इतने राजवंशों ने शासन किया। पहला कहीं कहीं पे इसका उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है बृहदत्त वंश का। पहला कहीं कहीं मान लिया गया ये वंश है, कहीं कहीं पे जो भारत के इतिहास का प्रथम वंश माना जाता है ऐतिहासिक काल का, वो हर्यंक माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में हर्यंक और बृहदत्त दोनों दिया है, तो आप बृहदत्त को चुनिएगा। अगर नहीं दिया है तो हर्यंक ही रहेगा। तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इतने राजवंशों ने मगध की धरती पे शासन किया है। उसमें से हम लोग यहाँ तक आज की क्लास में पढ़ लेंगे। नंद वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, लेकिन अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेपरेट नंद वंश पे पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश पे पढ़ेंगे। तो मगध की धरती पे, मगध महाजनपद पे इतने राजवंशों ने शासन किया। अब एक एक राजवंश उठाएंगे, देखेंगे उसके कौन से राजा हैं, क्या कार्य किए हैं और उनका क्या कर्तव्य था, क्या मतलब कि मगध के उत्कर्ष में योगदान रहा। अगर हम बात करें
पहले राजवंश, तो पहला राजवंश हमारा बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश की बात करें तो इसका कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है, केवल साक्ष के रूप में पुराण और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जो भारत का पहला राजवंश था वो बृहदत्त वंश था। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद केवल 2 स्रोत है जिसमें बृहदत्त वंश का उल्लेख मिलता है। पहला पुराण में मिलता है, दूसरा महाभारत में मिलता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो थी वो थी ग्रीवरज। ग्रीवरज को जो निर्माण का कार्य किए थे वो किए थे वासुमती। ग्रीवरज को वासुमती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों जाना जाता है? तो ग्रीवरज का जो निर्माण कर्ता माने जाते हैं वो वासुमती को माना जाता है। अगर पूछा जाए ग्रीवरज ये राजगृह का ही नाम है तो राजगृह भी मिल सकता है, ग्रीवरज भी मिल सकता है और वासुमती भी मिल सकता है। तो वासुमती जो वास्तुकार था उन्होंने ही ग्रीवरज का निर्माण किया था। तो अगर पूछा जाए राजगृह का या फिर ग्रीवरज का वास्तुकार कौन था तो वासुमती था। इसके बाद बात करें कि पुत्र कौन सा था, तो यहाँ पे जो पुत्र थे वो जरासंध थे। ये जो बृहदत्त वंश के शासक थे वो बृहदत्त ही थे और इनके पुत्र जो थे वो जरासंध थे। और अंतिम वंश के अंतिम राजा की बात करें कि अंतिम राजा कौन सा था, तो अंतिम राजा था रिपुंजो। तो ये हो गई बात कि बृहदत्त वंश के जो राजा माने जाते हैं वो माने जाते हैं बृहदत्त और उनके पुत्र थे जरासंध। और इसी वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है वो रिपुंजय को माना जाता है। तो ये विरोध हो गया हमारा बृहदत्त वंश। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पहले राजवंश के रूप में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला स्टार्ट होता है वो लिखा पढ़ी में कहीं ये मिलता है कहीं ये मिल जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हर्यक वंश ही माना जाता है। तो अगर हम बात करें हर्यक वंश, पहला जो राजवंश है मगध का वो हर्यक वंश है। तो अगर इसके समय की बात करें हर्यक वंश कब तक रहता है, तो हर्यक वंश जो रहता है 544 बीसी से 412, ये जो समय पीरियड माना जाता है ये हर्यक वंश का माना जाता है। कब से कब तक, तो 444 से लेके 412 बीसी तक का जो समय माना जाता है वो हर्यक वंश का माना जाता है। अब देख लेते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, कौन कौन से राजा थे। अगर हम संस्थापक की बात करें तो इस हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार के समय काल की बात करें कि उन्होंने कब तक शासन किया, तो इन्होंने जो शासन किया था वो किया था, बिंबिसार ने जो शासन किया था उन्होंने किया था 544 से लेके 492 बीसी तक। बिंबिसार ने जो शासन किया था वो 544 से लेके 492 बीसी तक जो शासन किया था वो बिंबिसार किए थे। ये पूरे पीरियड की बात करें हर्यक वंश 544 से लेके 412 तक रहा था, उसमें से 544 से लेके 492 तक जो शासन किए थे वो बिंबिसार ने। इसके बाद देखेंगे अजातशत्रु शासन करते हैं। बात करें बिंबिसार के उपनामों की बात करें कि अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो बिंबिसार के जो उपनाम थे वो पहला था श्रेणिक, दूसरा इसे क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता है। श्रेणिक इसे क्यों कहा गया, तो श्रेणिक इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक इसको सुना जाता था, क्योंकि ये एक विख्यात राजा था। तो ये क्षेत्र में दूर दूर तक इसका नाम सुना जाता था, इसलिए इसे श्रेणिक कहा गया। दूसरा नाम जो इसको क्षेत्रोजस दिया गया है, और ये जो नाम दिया गया ये जैन साहित्य में दिया गया है। श्रेणिक किसमें कहा गया है, तो श्रेणिक जो कहा गया है ये जैन साहित्य में कहा गया है। बिंबिसार को श्रेणिक किसमें कहा गया है, तो ये जैन साहित्य में कहा गया है। और श्रेणिक का जो मतलब लगाया जाता है वो कभी कभी सैनिक के रूप में भी लगाया जाता है। अगर बात करें हम क्षेत्रोजस की, क्षेत्रोजस का जो उल्लेख मिलता है, बिंबिसार को पूछा जाए क्षेत्रोजस किसमें कहा गया है, तो मत्स्य पुराण में कहा गया है। मत्स्य पुराण में ही बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। तो ये होगी मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। और क्षेत्रोजस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार जो था वो काफी दूर तक था। तो जो 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा विस्तार था उस समय वो था ये बिंबिसार का था, इसलिए इसे क्षेत्रोजस कहा गया है।
अगर हम बात करें कि सलाह की, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कूटनीति और अच्छे सलाहकार थे। अगर हम बिम्सार के सलाहकार की बात करें कि बिम्सार का सलाहकार कौन सा था, तो बिम्सार के सलाहकारों की बात करें तो बिम्सार के सलाहकार थे सुरदग्यु थे और दीर्घाचार्य थे। तो ये बिम्सार के सलाहकार थे जो अच्छे कामों के लिए अच्छी सलाह कर देते थे। जैसे भी ऐसे युद्ध में विजय करना है तो युद्ध में विजय करने से पहले कूटनीति के तौर पे ये अपने सलाहकार रखते थे, उनकी सलाह लेते थे, अपना भी विचार रखते थे। तो एक जो फाइनल रूप में निष्कर्ष निकल के आता था वैसा ये लोग काम करते थे, इसीलिए ये विकास की रफ्तार में आगे निकल गए। तो अगर बिम्सार के सलाहकार पूछा जाए तो हो जाएगा सुदीर्घ और दीर्घाचार हो जाएंगे, सुदीर्घ और दीर्घाचार हो जाएंगे। अगर हम नीति की बात करें कि उन्होंने राज विस्तार के लिए हरियन के उसके शासक बिम्सार ने कौन सी नीति बनाई राज विस्तार के लिए, तो राज विस्तार की नीति की बात करें कि हरियन वंश की कौन सी नीति थी जिसके तहत उन्होंने राज का विस्तार किया। तो इन्होंने बिम्सार ने 3 नीति बनाया था जिससे राज का विस्तार किए थे। वो नीति कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नीति की बात करें तो जो पहली नीति है वो विवाह की नीति है, दूसरी है वो मित्र की नीति है, तीसरी है वो युद्ध की है। तो बिम्सार ने जो राज विस्तार सबसे पहले किया वो विवाह करने के माध्यम से किया, कि विवाह किया और वहां से अच्छे संबंध हुए, कुछ दहेज में मिला। और जब किसी से भी आप शादी हो जाती है या फिर वैवाहिक संबंध हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप उसके वो जिसकी लड़की लेंगे आप, तो वो आपके राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो विवाह नीति के अंतर्गत जो बिम्सार थे, जो शक्तिशाली राजा होते थे उनसे शादी कर लेते थे तो ये रहता था कि कोई उनके राज्य पे आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि अगर आक्रमण करेगा तो एक प्रकार से अपनी लड़की पे ही करेगा, क्योंकि वो उसका दामाद कहलाएगा। इसीलिए इन्होंने पहली नीति अपनाई विवाह की नीति, दूसरी मित्र की नीति अपनाई। हम लोग आके देखेंगे मित्र नीति में क्या किए। इसके बाद इन्होंने लास्ट में अगर विवाह से नहीं माना और मित्र नीति से नहीं माना उसके बाद ये युद्ध कर देते थे। तो तीसरी जो नीति थी बिम्सार की वो युद्ध नीति थी। अब हम लोग एक एक नीति को उठाएंगे, पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है। इसके बाद एक साहित्य है जिसका नाम है महावग्ग। ये शायद बौद्ध ग्रंथ है। ये महावग्गा भी मिल सकता है कहीं कहीं पे, महावग्गा मिल सकता है या महावग्ग मिल सकता है। ये साहित्य है महावग्ग, जिसमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि बिम्सार के 500 रानियां थी। बिम्सार की कितनी रानियां थी, तो बिम्सार के 500 रानियां थी। ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है, तो बिम्सार की ये 500 रानियों का जो उल्लेख मिलता है वो महावग्गा में मिलता है। क्षेत्रोजस की बात करें, यहाँ पे जो क्षेत्रोजस कहा गया था बिम्सार को, तो इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके साम्राज्य में 80,000 गांव शामिल। अगर पूछा जाए कि बिम्सार के राज्य में कितने गांव शामिल थे, तो 80,000 गांव जो शामिल थे वो बिम्सार के राज्य में शामिल थे, इसीलिए इसको क्षेत्रोजस कहा गया है, क्षेत्र विस्तार के कारण। तो महावग्ग में बिम्सार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। और अब बात कर लेते हैं बिम्सार की पहली नीति जो थी विवाह नीति। अब ये जो विवाह नीति थी, इस विवाह नीति के अंतर्गत देखेंगे बिम्सार ने किससे शादी की थी। तो पहली जो विवाह नीति की शादी की थी वो की थी कौशला देवी से। कौशला देवी कौन सी थी, तो कौशला देवी ये कौशल की जो राजा थे प्रसेनजीत की बहन थी। कौशला देवी कौन सी थी, तो कौशला देवी जो प्रसेनजीत राजा थे कौशल की, उनकी बहन थी। प्रसेनजीत को बुद्ध का समकालीन भी माना जाता है। और कौशल महाजनपद ना वो आर्थिक रूप से सभी दृष्टि से मजबूत था, इसलिए बिम्सार ने सोचा कि इस पे आक्रमण ना करके एक विवाहिक नीति के अंतर्गत इसको अपनाया जाए। तो पहली जो शादी की थी वो की थी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला से शादी की थी। और अगर हम लोकेशन की बात कर ले, पहले एक व्यू देख लेते हैं कि जो समकालीन जनपद थे, महाजनपद थे, इनकी क्या लोकेशन थी। अगर हम बात करें, इधर जो पड़ रहा है वो कौशल पड़ रहा है, ये पड़ रहा है कौशल, ये पड़ रहा है काशी, और ये इधर पड़ रहा है वत्स, ये पड़ रहा है अवंती, और ये पड़ रहा है मगध, और ये पड़ रहा है
अंग, ये हो गया राज। और इधर पड़ता है वज्जी संघ, वज्जी संघ पड़ता है। ये समकालीन जो 16 महाजनपद पढ़े थे उसमें से जिसमें जिसमें संबंध है उसको हम लोग देख रहे हैं। ये काशी हो गया, ये वस्त महाजनपद हो गया, ये अवंती हो गया, ये मगध हो गया, ये अंग हो गया, ये उत्तर में इसके वज्जी हो गया। तो बिम्सार ने क्या बात किया, इन महाजनपदों में कौशल भी काफी शक्तिशाली था, काशी भी शक्तिशाली था, और कौशल के अधीन ही काशी था। और वज्र संघ तो 8 गणराज्यों का ही संघ था। अवंती भी काफी शक्तिशाली था, क्योंकि अवंती यहाँ पे जो गंधार जनपद था, गंधार यहाँ के राजा जो थे पुष्कर सारी ने, उन्होंने अवंती के राजा को पराजित किया था, चंद्रप्रदोत को। तो बिम्सार यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बिम्सार बैठे हैं मगध में। तो बिम्सार किसको शिकार बनाएंगे, किसको जीतेंगे? तो अगर वो इधर काशी पे आक्रमण करते हैं, काशी पास है, तो कौशल काशी जो है ना कौशल के अधीन है, तो कौशल शक्तिशाली है, वो आक्रमण करके इनको हटा देगा। वत्स भी काफी शक्तिशाली है, अवंती भी काफी शक्तिशाली है, क्योंकि अवंती के पास लोहे की खाने, तांबे की खाने और अच्छे किस्म के घोड़े और हाथी हैं। इसके बाद वज्र संघ तो हम देखें कि ये तो सबसे गणराज था, 8 संघों का मतलब संघ था, मजबूत था। इसके बाद ये अंग जो था ये इकलौता था, इसका किसी से अच्छा संबंध नहीं था। तो बिम्सार ने सोचा सबसे पहले हम अंग को जीतते हैं, लेकिन इनके सलाहकार ने सलाह दिया कि अगर आप मगध में बैठे हैं और अंग पे आक्रमण करेंगे, हो सकता है ये सभी शक्तियां मिलके आपके ऊपर आक्रमण कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो इनके बस जो सलाहकार थे उन्होंने ये सलाह दिया कि अगर आपको अंग ही सबसे करीब पड़ता था मगध के, और अंग और मगध की चर्चा हम लोगों ने देखा था कि अथर्ववेद में आती है दुरस्त प्रदेश के अंतर्गत। तो सबसे पहले सोचे कि मैं अंग को विजय करूं। तो इनके जो सलाहकार थे उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर आप ऐसे करने जाएंगे इसको विजय, तो सभी शक्तियां मिलकर हो सकता है आपके ऊपर आक्रमण कर दे। लेकिन अगर आप इन जनपदों से किसी से शादी कर लें, किसी से मित्रता कर लें, किसी को पैसों से खरीद ले, ये सब खरीद लेंगे। अगर किसी से शादी करके जाते हैं तो ये होगा किसी के दामाद और बहनोई जीतने गए हैं, और मित्रता कर लेंगे तो ये रहेगा कि किसी का मित्र जीतने गया है अंग को। तो ये सब चीजें जो सलाह थी बिम्सार को प्रभावित की, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले विवाह की नीति अपनाई। तो विवाह जब किया, कौशला से किया, ये यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। कौन से थे? प्रसेनजीत। यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो राजा थे, इनकी बहन थी कौशला देवी। और ये राजा कहाँ के थे? तो ये राजा जो थे ये कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, और कौशल के अधीन ही काशी था। ये जो काशी अधीन था, ये कौशल के ही अधीन था। तो जब बिम्सार ने कौशला देवी से शादी कर लिया, तो जो प्रसेनजीत थे इन्होंने काशी को उपहार के रूप में दहेज में दे दिया। दहेज में क्या दिया था? क्षेत्र नहीं दिया था, दहेज में केवल ये दिया था कि यह काशी जनपद का जितना भी राजस्व होगा वो बिम्सार अपने राज्य में रखेंगे, अपना वसूल करेंगे। तो यहाँ पे कौशला देवी से शादी करके काशी जनपद का इन्होंने राजस्व प्राप्त कर लिया। दूसरी नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि दूसरी नीति में विवाह की, लिच्छव चेटक पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। दूसरा विवाह किससे किया? तो ये है वज्जी संघ। यहाँ के जो प्रमुख थे वो चेटक थे। कौन थे? चेटक थे। और इनकी पुत्री थी चेलना। कहीं चेलना मिल सकता है और छेलना भी मिल सकता है। तो लिच्छवी यहाँ लिच्छवी, ये वज्र संघ के जो प्रमुख थे वो लिच्छवी चेटक थे, और इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था छेलना, इससे शादी कर ली है। तो सेकंड पत्नी जो इनकी थी ये थी चेलना, और चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो अजातशत्रु का जो जन्म हुआ था वो चेलना से हुआ था, और ये बिम्सार की सेकंड पत्नी थी। और प्रथम पत्नी जो थी वो कौशला देवी थी। और जब वो लिच्छवी गणराज से इन्होंने शादी किया, तो दहेज के रूप में कहा जाता है इनको लिच्छवी छेलना की जब शादी हुई तो दहेज के रूप में छेलना को सोने की एक हार दिया गया था। कई लड़ियों वाला हार था, और काफी जो आहत मुद्राएं होती थी, संपत्ति होती थी, वो दिया गया था। ये छेलना को जो दिया गया था वो दहेज के रूप में हुआ था।
तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इधर संबंध अच्छे हो गए बिंबिसार की। फिर तीसरी जो शादी करते हैं वो राजकुमारी क्षेमा से करते हैं। ये राजकुमारी क्षेमा कहाँ की रानी थी? तो ये मध्य देश की राजकुमारी थी। तो 3 इन्होंने विवाह किया। पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला से शादी किया और दहेज में काशी का राजस्व प्राप्त किया। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे काशी का राजस्व कर वसूलने का अधिकार दिया गया था बिंबिसार को, ना कि क्षेत्र दिया गया था। तो ये काशी का राजस्व प्राप्त किए विवाह में दहेज में। और दूसरे इन्होंने लिच्छवी चेटक की वज्जी संघ के जो प्रमुख थे वो लिच्छवी चेटक की पुत्री छेलना से विवाह किए। और तीसरी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किए जो मध्य देश की राजकुमारी थी। ये हो गई इनकी नीतियां। तो जब इन तीनों से इन्होंने शादी करके ये भी स्थिति मजबूत कर लिया, इन्होंने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, तो ये डर है कि ये लोग तो इनके ऊपर आक्रमण कर नहीं सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अवंत की, तो अवंत का डर था कि जब गंधार यहाँ पे है, इन्होंने अवंती को हरा दिया इतनी दूर से, तो हो सकता हमें भी हरा दे। तो इन्हें गंधार के जो शासक थे पुष्कर सारिन के दरबार में एक राजदूत भेजा था। तो राजदूत भेज के इन्होंने बिंबिसार ने गंधार के राजा पुष्कर सारिन के दरबार में एक राजदूत भेज के इन्होंने गंधार को भी अपना मित्र बना लिया। तो ये जितनी शक्तियां हैं यहाँ इनको कोई शासन नहीं कर सकता। उसके बाद अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रदोत, उनको भी मित्र बना लिए। ये कहा जाता है ये पीलिया रोग से पीड़ित थे। और बिंबिसार ने क्या किया था, इनके राजवैद्य थे जीवक राजवैद्य थे, उनके इलाज के लिए इनको भेज दिया था ताकि ये सही हो गए थे। इस वजह से इनके भी ये अच्छे मित्र हो गए। तो जब बिंबिसार यहाँ भी अपनी स्थिति मजबूत कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, तो जब ये चारों तरफ से स्थिति इसकी मजबूत हो गई तब इन्होंने अंग पे आक्रमण किया। तो विवाह नीति के हो गया। अगर मित्र नीति में की बात करें तो मित्र नीति में हम लोग देख लिए हैं कि अवंत के नरेश चंद्रप्रदोष, अवंत के नरेश जो थे चंद्रप्रदोष को और यहाँ पे दवाई किए थे, औषधियां भेजे थे। तो इनके जो राजवैद्य थे जीवक, बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, इन्होंने जो चंद्रप्रदोष थे ये पीलिया रोग से पीड़ित थे, काफी दिन से सही नहीं हो रहे थे, एकदम मरने की कंडीशन पे आ गए थे। लेकिन बिंबिसार ने जब अपने राजवैद्य जीवक को भेजा तो उन्होंने चंद्रप्रदोष की इलाज की और चंद्रप्रदोष सही हो गए और अच्छे मित्र हो गए। तो जो पूछा जाता है जीवक किसके पुत्र थे, ये पूछा भी गया है पीजीटी में। तो जीवक है ये वैश्या सालवती के पुत्र थे, सालवती के पुत्र थे। पीजीटी में पूछा गया है कि जीवक किसके पुत्र थे, तो जीवक जो वैश्या थे वो सालवती के पुत्र थे। उन्होंने किसका इलाज किया था, तो अवंत के राजा चंद्रप्रदोष का इलाज किया था। इसके बाद मित्र नीति में ही इन्होंने गंधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में एक दूत भेजा। हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो ये बिंबिसार है इन्होंने गंधार नरेश यहाँ के राजा थे, कौन थे, पुष्कर सारिन के दरबार में एक राजदूत भेज के वहां की मित्र नीति के तहत वहां संबंध अच्छे कर लिए थे। इसके बाद इन्होंने जो बिंबिसार के समकालीन बुद्ध भी थे और जो राजा प्रसेनजीत थे वो भी थे। इन्होंने बुद्ध को एक माना जाता है कि जब भेंट हुई थी तो इन्होंने बुद्ध को एक बेलवन बिहार दान में दिया था। तो ये दान के कारण जो बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था वैसे भी लोग इनका सम्मान करने लगे क्योंकि उन्होंने बुद्ध को बेलवन, ये पूछा जाता है कौन सा जो बिहार था बिंबिसार ने बुद्ध को दान में दिया था, तो बेलवन बिहार जो है ना बुद्ध को बिंबिसार ने दान में दिया था। और ये भी वर्णन मिलता है कि जो राजा प्रसेनजीत थे, राजा प्रसेनजीत और बुद्ध की जो सभा बैठक है, वार्ता है, इसका जो वर्णन मिलता है चित्रों के रूप में वो भरहुत स्तूप जो है एमपी वाला उनकी बाउंड्रियों पे मिलता है। तो उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध और प्रसेनजीत भेंट करते हुए, उनकी मीटिंग करते हुए, बतियाते हुए दिखाया गया। ये पूछा जाता है चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो भरहुत की जो दीवारें हैं बाउंड्री उनके ऊपर पाया जाता है। तीसरी नीति हम देखें तो तीसरी नीति थी युद्ध नीति के तहत बिंबिसार ने क्या किया, तो युद्ध नीति के तहत बिंबिसार ने क्या किया कि अंग पे विजय बना लिया। हम लोगों ने देखा कि ये शादी करके स्थिति मजबूत कर ली, फिर मित्रता करके कर ली और उसके बाद बचा अंग, तो अंग को युद्ध नीति के तहत आक्रमण किया और अपने राज्य में मिला लिया। तो अगर बात करें कि
बिम्सार का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो बिम्सार का साम्राज्य जो विस्तारित है, कुछ काशी जो है ना इसके साम्राज्य में मिल गया, ठीक है, और अंग मिल गया। तो ये बिम्सार का साम्राज्य हो गया काशी और मगध और अंग। अंग ये जो क्षेत्र विस्तार है ये बिम्सार के समय है। अब इसी वंश का दूसरा राजवंश में जो राजा बनता है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इस जो हर्यक वंश की बात करें इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि इस वंश के जितने भी राजा होंगे वो अपने पिता को मार के ही शासन करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी कहा है। तो दूसरे इसके महत्वपूर्ण जो राजवंश थे तो दूसरे इस राजवंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु कहा जाता है इन्होंने अपने पिता को मार के राजगद्दी प्राप्त किया था। अगर हम शासन काल की बात करें कि इनका शासन काल क्या है, तो अजातशत्रु का जो शासन काल है वो 492 से 462 बीसी है। ये समय काल जो माना जाता है वो अजातशत्रु का माना जाता है। अब हम बात करें कि इनके माता पिता कौन थे अजातशत्रु के, तो अगर माता पिता की बात करें तो अजातशत्रु की जो माता थी वो थी चेलना। चेलना कौन थी? तो वज्रसंघ प्रमुख लिच्छवी चेटक की पुत्री थी चेलना, इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। और उनके पिता कौन से थे? तो बिम्सार इनके पिता थे। अगर बात करें हम उपनाम की कि अजातशत्रु को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो उपनाम की बात करें तो अजातशत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता है और पितृहंता नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। अगर बात करें हम राजधानी की, तो राजधानी जो थी वो राजगृह थी। अभी भी राजधानी बिम्सार के समय में देखे थे राजगृह थी, बृहदत्त वंश के समय में देखे थे राजगृह थी। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि जो राजधानी राजगृह थी उन्होंने ये जो अवंती राज्य था अवंती ना आक्रमण कर दे, इस वजह से अवंती के डर से राजधानी राजगृह को इन्होंने दुर्गीकरण करा दिया था कि जब राजधानी दुर्गीकरण हो जाएगी, मतलब सुरक्षित हो जाएगी, तो अवंती का बहुत कम संभावना है कि वो अवंती आक्रमण कर पाएगा। तो अजातशत्रु ने राजधानी राजगृह को अवंती के डर से आक्रमण न कर दे, इन्होंने राजधानी राजगृह को दुर्गीकरण करा दिया, किला बंद करा दिया। ये बात हो गई राजधानी राजगृह की और उसके दुर्गीकरण की। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण है कि जो अजातशत्रु हैं वो अपनी राजधानी राजगृह से हटा के वो दूसरी राजधानी, सेकंड राजधानी जो बनाना चाहते थे वो पाटलिपुत्र को बनाना चाहते थे, पाटलिपुत्र को बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बना नहीं पाया था। जो अजातशत्रु थे वो जल महत्व को समझते थे, तो पाटलिपुत्र जो थी राजधानी वो नदियों से घिरी थी, तो इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि अपनी सेकंड राजधानी ये बनाना चाहते थे पाटलिपुत्र को, लेकिन ये बना नहीं पाए थे। ये एक राजधानी की पहचान किए थे, चिन्हित कर दिए थे, इनकी इच्छा थी कि राजधानी पाटलिपुत्र बनाई जाए, लेकिन बना नहीं पाए थे। आगे चल के इनके अन्य राजवंश में आगे चल के शासक होंगे उदयन, उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। तो ये होगी राजधानी की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी विजय की, क्षेत्र विस्तार कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले कि जब इन्होंने पिता की हत्या कर दिया, मतलब बिम्सार की हत्या कर दिया, तो जितने भी इनके संबंध थे वो खराब हो गए। अगर बात करें हम कौशल की, तो कौशल के प्रसेनजीत जो थे वो भी नाराज हो गए। तो जब उनके बहनोई की हत्या हो गई तो क्या करेंगे, तो उन्होंने काशी का जो दिया था राजस्व कर वसूल करने का, वो अधिकार नहीं दिया। दूसरा, इनकी वज्रसंघ से भी दुश्मनी हो गई, क्योंकि उन्होंने ये चेटक की जो पुत्री थी छेलना, उनके दामाद को मार दिया था। तो जब दामाद को मार दिए, मतलब पिता बिम्सार को मार दिए, तो वज्रसंघ जो दहेज में बिम्सार को सोने की लड़ियों का हार दिया था, बहुमूल्य पत्थर दिए थे और बहुत सारे गहने दिए थे, ये सब जो चीजें दिए थे, कहा जाता है, ये एक कथानक है कि वो वापस ले लिए थे। जब बिम्सार की मृत हो गई तो वो वापस ले लिए थे। तो यहाँ पे दो दुश्मन नए तैयार हो गए, पहले वज्जी हो गए
और कौशल हो गए, जो पहले बिम्बसार के समय में इनके मित्र और इनके संबंधी ससुराली संबंधी अच्छे थे। तो जब दोनों अब विपक्षी हो गई सत्ताएं, तो अजातशत्रु ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कौशल पे आक्रमण किया। कौशल में जब आक्रमण किया तो यहाँ पे प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम ये रहा कि उसमें प्रसेनजीत हार गए। जब प्रसेनजीत हार गए तो उन्होंने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु का कर दिया, और जब अजातशत्रु का विवाह कर दिया तो पुनः काशी को इन्होंने प्राप्त कर लिया दहेज में। लेकिन यहाँ पे जो काशी मिला है पूरे क्षेत्र सहित मिला है। इनके पिता को जो काशी मिला था कौशला देवी से विवाह करके, वो काशी का राज्य सुसूल करते थे। लेकिन जब अजातशत्रु ने कौशल पे आक्रमण किया और प्रसेनजीत को पराजित किया और फिर काशी को प्राप्त किया तो पूरे क्षेत्र सहित प्राप्त कर लिया। तो काशी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले विजय की, काशी जीता, और काशी से जीत के प्रसेनजीत से युद्ध करके जब जीत गए तो परिणाम स्वरूप वहां से वज्रा से शादी कर लिया। वज्रा जो थी ना, ये प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो अजातशत्रु ने कौशल पे आक्रमण करके काशी को जीत लिया, क्षेत्र में ही जीत लिया, यहाँ राजस्व नहीं। तो काशी को जीत लिया और उनकी पुत्री जो प्रसेनजीत की पुत्री थी वज्रा, उनसे विवाह कर लिया। तो इसका मतलब है काशी यहाँ पे पूरी तरीके से अब अजातशत्रु के साम्राज्य में शामिल हो गया। दूसरा इसका दुश्मन था, ये वज्र संघ था। तो वज्र संघ को जीतना सबसे कठिन था, क्योंकि वज्र संघ जो था वो सबसे महत्वपूर्ण संघ था, और ये 8 गढ़ राज्यों का संघ था। उसमें बहुत सारे कबीला अन्य लोग रहते थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी अजातशत्रु के सामने कि वज्र संघ को कैसे जीता था। अजातशत्रु के लिए बहुत चुनौती थी और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि कठिन था इसलिए क्योंकि ये बहुत मजबूत था, हर तरीके से मजबूत था। तो कहा जाता है, ये एक कथानक है कि जो अजातशत्रु हैं इन्होंने बुद्ध से पूछा कि हमें वज्र संघ को जीतना है, कैसे जीता जाए। तो बुद्ध ने इसका जवाब दिया कि वज्र में फूट डालो। ऐसा कथानक मिलता है, बहुत प्रमाणित नहीं है। तो इन्होंने वैसा ही किया, और इनके जो सलाहकार थे, वो जो कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने भी सलाह दिया कि वज्र को ऐसे जीतना बहुत कठिन है। वज्र संघ के पास अपनी बहुत विशाल सेना है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी राजधानी भी सुरक्षित है, उसमें काफी एकता है। अगर जीतने का साधन है तो उसमें फूट डालो, इसी का है। तो ये तरीका अजातशत्रु ने अपनाया। तो इसके जो एक सलाहकार थे वो थे वत्सकार। इन्होंने वत्सकार की सहायता की ली, और वत्सकार ने जैसा कहा, इन्होंने जैसा कहा वैसा वत्सकार ने किया। वत्सकार गए वज्र संघ में, कुछ दिन रहे, वहां के लोगों के बीच पहचान बनाए और धीरे धीरे वज्र संघ में फूट डाल दिया। एक समय आ गया कि वहां की सेना और राजा एकजुट नहीं हो रहे, उसमें फूट पड़ गई। इसी का लाभ उठाते हुए अजातशत्रु ने वज्र संघ पे आक्रमण कर दिया, और आक्रमण बहुत भीषण आक्रमण हुआ, काफी जान माल का नुकसान हुआ। तो इसी युद्ध में सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि महाशील कंटक और रथमूलस जैसे अजातशत्रु ने हथियार प्रयोग किया था। तो जो ये महाशील और रथमूलस हैं, ये आधुनिक तोप जो होती हैं, तोप होती थी उस समान रहते थे, और इनसे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। तो ये 2 हथियार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला महाशील कंटक, जिससे कहा जाता है ये आधुनिक तोप जैसे रहता था, और इससे पत्थर फेंके जाते। दूसरा है रथ मूसल। ये 2 महत्वपूर्ण हथियार हैं जिनकी सहायता से वज्र संघ को जीता गया। तो ये हथियार पूछ लिए जाते हैं कि वज्र संघ को जीतने के लिए कौन कौन से हथियार प्रयोग किए गए। तो महाशील कंटक और रथमूलस हथियार प्रयोग किए गए। अगर बात करें, इसमें एक महत्वपूर्ण ऋषि थे जिनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें थे माखल पुत्र गौसाल। गौसाल की इसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी जब आक्रमण किए थे, ऐसा माना जाता है। तो ये वज्र संघ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पूरी तरीके से। अब वज्र भी इसमें शामिल हो गया। जब ये दोनों राज्य शामिल हो गए हैं, इसके बाद जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो शामिल हो गई। क्योंकि कैसे शामिल हो गई कि जो बिम्बसार थे उन्होंने यहाँ से संबंध केवल बनाया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया। अजातशत्रु, जैसे कि अगर बिम्बसार की बात करें तो बिम्बसार का समाज, अगर बिम्बसार की बात करें तो बिम्बसार के
राज्य में केवल काशी, मगध और अंग शामिल था। लेकिन जब अजातशत्रु की बात करें तो इसके साथ साथ इन्होंने कौशल को भी शामिल कर लिया और वज्रसंघ को भी शामिल कर लिया। तो अजातशत्रु के साम्राज्य में कितने राज्य हो गए? ये कौशल शामिल हो गया, क्षेत्र सहित हो गया और काशी हो गया। अजातशत्रु के समाज में ये काशी पूरी तरीके से शामिल ही हो गया था और कौशल अधीन हो गया था और ये वज्रसंघ शामिल हो गया था। तो अजातशत्रु का जो समाज था वो अंग और मगध, काशी, कौशल, वज्र इतने समाज तक और इतने क्षेत्र विस्तार तक अजातशत्रु का समाज पहुंच गया था, विस्तारित हो गया था। ये हो गई अजातशत्रु की विशेषता। अब बात कर लेते हैं इसके अन्य कार्यों में कि इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। कब किया था? तो 484 ईस्वी में किया था। 484 बीसी में इन्होंने सप्तपदी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। क्यों किया था? कि इनके शासन के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी या फिर महापरिनिर्वाण हो गया था। तो पूछा जाए कि जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ, कब हुआ था, अगर इनके संदर्भ में पूछा जाए तो अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष ही जो गौतम बुद्ध है उनकी महापरिनिर्वाण या मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक प्रकार से हो सकता है कि पूछ लिया जाए तो जो अजातशत्रु थे वो भी महाबुद्ध के समकालीन थे, लेकिन लिखा पढ़ी में जो माना जाता है वो प्रसेनजीत और बिम्बसार को माना जाता है। लेकिन जब 8वें वर्ष इनका महापरिनिर्वाण हो रहा है तो जाहिर सी बात है मौजूद होंगे वहां पे, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसीलिए 8वें वर्ष में जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन सप्तपदी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया था। अब बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बाद अगले कौन से शासक बने। तो अगले शासक का नाम है उदयन। उदयन जो शासक माना जाता है ये जैन धर्म का माना जाता है। तो इसमें ये एक विवरण मिलता है कि कहीं कहीं पे मिलता है कि उदयन जो था वो पितृहंता शासकों में से नहीं था, वो अपने पिता को प्रेम करने वालों में से था। लेकिन अन्य जितने भी साक्ष्य हैं वो भी उदयन को पितृहंता ही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। तो उदयन को भी पितृहंता माना जाता है। केवल जैन ग्रंथ नहीं मानते क्योंकि वो जैन धर्म को मानने वाला था। तो इनका जो धर्म था वो जैन धर्म था। और बात करें राजधानी की तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी हम लोग देखे थे 4 नदियों के संगम पे स्थित थी, गंगा, पुनपुन, गंडक, सोन, इन नदियों के संगम पे स्थित थी। तो ये भी सुरक्षित थी। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में पहचान किसने किया था, तो अजातशत्रु बनाना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था। लेकिन फाइनली रूप से जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए वो उदयन ने बनाया था। उदयन जो था ना वो जैन धर्म को मानने वाला था। इसके बाद शासन की बात करें उसमें कुछ उदयन के बाद अगले राजा की बात करें कि अगला राजा कौन सा था, तो कुछ खास विशेषता नहीं है, केवल नाम जान लेते हैं। तो अगले हैं वो अनिरुद्ध आते हैं और अनिरुद्ध के बाद जो आते हैं वो मुंडक आते हैं। तो ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा। उदयन के बाद अनिरुद्ध आते हैं, फिर मुंडक आते हैं। मुंडक के बाद तो हरिक वंश के जो अंतिम शासक हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतिम शासक हरिक वंश के ये है नागदशक। इनका नाम क्या? नागदशक मिल सकता है, नागदर्शक मिल सकता है, नागदशक और नागदर्शक दो में से एक मिल सकता है। तो हरिक वंश के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नागदर्शक या नागदशक। ये क्या किए थे? ये अगर बात करें कि नागदशक के राज्य विस्तार या कार्यों की बात, तो नागदशक का कुछ खास भूमिका नहीं है। नागदशक की कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन बस एक खास विशेषता है कि ये अंतिम शासक था। हरिक वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो नागदशक या नागदर्शक माना जाता है। तो नागदर्शक की जो हत्या है ना वो शिशुनाग ने कर दिया था। तो नागदर्शक की हत्यारा कौन था, किसने हत्या किया था? तो शिशुनाग ने किया था।
और ये अंतिम शासक था हर्यक वंश का। इस प्रकार से नाग दशक के अंत के बाद, हत्या के बाद हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। तो ये हो गई हमारी हर्यक वंश की बात। अब इन्होंने जो हत्या किया है शिशुनाग ने हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने किसकी हत्या की थी? तो शिशुनाग ने जो हत्या की थी वो नाग दर्शक की थी और अगले राजवंश की जो स्थापना की अपने नाम पे ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगर हम बात करें संस्थापक की कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, तो ये शिशुनाग है। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने जो राजधानी बनाया था वो वैशाली बनाया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? उदयन ने बनाया। उदयन ने किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। लेकिन शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पे किसको राजधानी बनाया? इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम क्षेत्र विस्तार की बात करें तो क्षेत्र विस्तार में शिशुनाग ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया? इन्होंने अवंत और वत्स को विजय प्राप्त कर लिया। हम लोग देखे थे कि मगध का विस्तार देखे थे, तो मगध के विस्तार में काशी, कौशल, वज्ज, अंग इतनी जो महाजनपद थे वो शामिल हो गए थे। लेकिन जब शिशुनाग वंश आया तो इन्होंने अपने साम्राज्य में अवंती को मिला लिया, उसके बाद वत्स को भी मिला लिया। तो यहाँ पे देखें, अगर मगध का विस्तार में इतने साम्राज्य शामिल हो जाते हैं, ये जो वत्स और मगध शामिल करने वाले शासक पूछा जाए कौन है, तो शिशुनाग हो जाएंगे। तो फाइनली रूप में जो अवंती और वत्स किसके समय में शामिल हुए? तो शिशुनाग के समय में शामिल हुए। तो अब मगध का विस्तार कुछ इतनी साम्राज्यों में फैल गया था। तो क्षेत्र विस्तार में शिशुनाग ने अवंती को और वत्स को जीत लिया था। अगर बात करें अगले शासक की, फिर कौन से शासक होते हैं, तो शिशुनाग के बाद अगले शासक जो होते हैं महत्वपूर्ण वो है कालाशोक। कालाशोक की बात करें तो कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक कथानक मिलता है कि कालाशोक का जो रंग था वो कौवे से भी काला था, तो इसलिए इसको काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये काफी काला शासक था, इसका जो रंग था कौवे से भी ज्यादा काला था, इसलिए कथानक मिलता है कि इसका नाम कालाशोक था। बात करें राजधानी की, तो जो शिशुनाग थे उन्होंने पाटलिपुत्र से हटा के राजधानी वैशाली बनाया था। लेकिन इसके जगह पे फिर जो कालाशोक आते हैं वो पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लेते हैं। ये जो चेंज हो रहे हैं वो याद रखिएगा कड़ी से कि उदयन ने अपनी राजधानी जो है ना, कि उदयन ने जो अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, लेकिन आगे चल के जैसे कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने की पहचान किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। बनाया किसने? तो उदयन ने बनाया। फिर आगे चल के शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र के स्थान पे वैशाली को बनाया। फिर इससे आगे चल के इसी वंश के शासक है कालाशोक ने, इन्होंने वैशाली को राजधानी नहीं बनाया, पुनः जो राजधानी बनाया वो पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। ये इनका महत्वपूर्ण एक उपलब्धि हो जाती है याद करने के उद्देश्य से कि उन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद दूसरी उपलब्धि है कि उन्होंने सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किया। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई इसमें क्या विभाजन हुआ, उनकी अधिष्ठता कौन किए हैं, और जैसे कि स्थविर अन्य दो शाखाओं में यहाँ जाके बट जाता है। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे बस जान लेते हैं कि जो सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किए थे वो किए थे जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तो इन्होंने सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किया था 383 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो अपनी राजधानी वैशाली में किया था। सेकंड बौद्ध संगीत का जो आयोजन किए थे वो संभवतः वैशाली में किए थे। कब किए थे? 383 ईस्वी में किए थे, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में किए थे। अब हम बात करते हैं जो ये कालाशोक है, ये कथानक है। जो अगला हमारा वंश पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा नंद वंश। ये कथानक मिलता है कि जो कालाशोक थे ये काफी काले थे, लेकिन इनकी पत्नी काफी गोरी थी और सुंदर थी, और इनके जो नाई का काम इनके आवास पे कर रहे थे, किले पे कर रहे थे, वो एक बाल काटने वाले नावी थे। तो जो नावी थे, बाल काटने वाले नाई थे, वो काफी सुंदर था, काफी गोरा और आकर्षक था, ये कथानक मिलता है।
तो जब वो ये बाल काटने के लिए राजा के दरबार में जाता था तो इसकी तो मुलाकात ना इसके रानी से हो गई। तो धीरे धीरे करके इसके रानी के पास करीबियां बढ़ गई। ये जो नाई था बाल काटने वाला, तो इसकी रानी से, कालासो की रानी से की करीबियां बढ़ गई, अवैध संबंध होने लगे। तो इस घटना के चलते हुए कहा जाता है कि जो ये नाई था, ये और इसकी पत्नी, कालासो की पत्नी और नाई मिल के इन्होंने कालासो की हत्या करा दी थी। कि जब नाई से संबंध हो गए तो कालासो को भी इसकी वाइफ पसंद नहीं करती थी, तो इस नाते इन्होंने कालासो की हत्या करवा दिया। तो जो नाई था उसका नाम क्या था? तो जो नाई था उसका नाम था महानंदिन। महानंदिन नाई जो था ये इसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाने लगा और इसकी पत्नी और जो नाई महानंदी ने मिलके कालासो की हत्या कर दिया। तो जब जब हत्या कर दिया तो ये इस वंश का अंतिम शासक बना। तो अगर पूछा जाए जो अंतिम शासक है इस वंश का वो महानंदिन है। महानंदिन ने अंतिम शासक के रूप में फिर अपने ही नाम पे एक नंद वंश का संस्थापक माना गया। तो महानंदिन ही आगे चल के ये नंद वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार जो ये महानंदिन है ये अंतिम शासक बनता है शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए कौन सा है, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो है महानंदिन। आगे के कालों में चल के ये बोला जाता है कि कहा जाता है जो ये महानंदिन है ये नंद वंश की स्थापना किया था। कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है कि इसके आगे अगले शासक होते हैं महानंद, वो नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में महानंदिन और महानंद एक ही कहीं मिल जाता है। कहीं पे फर्स्ट राजा महानंदिन मिलता है, कहीं पे महानंद मिल जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है इसके नंद वंश की स्थापना की, तो अगर नंद वंश की स्थापना की बात करें किसने किया था, अगर कार्यकाल की बात करें तो नंद वंश का जो कार्यकाल माना जाता है वो 344 से लेके 222 ईस्वी माना जाता है। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का जो समय पीरियड माना जाता है वो 412 से लेके 344 ईस्वी तक माना जाता है। ये शिशुनाग वंश का समय पीरियड है। और नंद वंश का जो समय पीरियड है वो 344 से लेके 322 बीसी है, ये समय पीरियड महानंद। ये जो नंद वंश है, नंद वंश इस क्लास में खाली एक कॉन्सेप्ट के दृष्टि से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग नंद वंश पे एक सेपरेट क्लास करेंगे। तो नंद वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महापद्म नंद माने जाते हैं। अगर हम इनके उपनाम की बात करें तो इनको सब छत्रक कहा जाता है, सेकंड परशुराम कहा जाता है, एकराट कहा जाता है और उग्रसेन कहा जाता है, काली अंश कहा जाता है, अपसद कहा जाता है, नामित कहा जाता है, नापित कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। ये जो सब नाम है ये महापद्म नंद के हैं। और विजय की बात करें तो विजय ये इच्छुक की विजय करता है, पंचाल की करता है, कौशल की करता है, हेहाक की करता है, अस्मक की करता है, कुरु की करते है, मिथिला की करते है, सूरसेन की करता है और कालिंग की करता है। और इन्होंने प्रथम बार गंगा घाटी क्षेत्र में राज विस्तार किया। और जो राज विस्तार किया यहाँ पे राजाओं को अधीनता नहीं स्वीकार करता था महापद्म नंद, पूरी तरीके से अपने राज में ही मिला लेता था। तो इसके बाद जो नंद वंश के लास्ट शासक आएंगे वो घनानंद आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे देख लिए हैं, हम सेपरेट क्लास देखेंगे क्योंकि जो नंद है उसमें महापद्म नंद बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक जैन शासक है और ये एक शूद्र कुल से संबंध रखता है, तो इसलिए इतिहास में। और ये सबसे बड़ा जो साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है वो हर्यक वंश के बाद तो महापद्म वंश के समय मिलता है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास देखेंगे वो हम नंद वंश पे देखेंगे, जिसमें नंद वंश को हम लोग डीप से पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।